समर 2021 पेपर 11, राइट। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखते हो कि देर इज अ कोड, यू मे सी दैट 0478 इज रिटर्न। तो इससे आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। 0478 और 2210 आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। एक हमारे पास आईजीसीएसई एक ओ लेवल है, लेकिन पेपर पेपर का पैटर्न, पेपर के क्वेश्चंस, डेट ऑफ पेपर, टाइम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, एक ही पेपर होता है आईजीसीएसई और ओ लेवल का इन कंप्यूटर साइंस। वट एवर आई एम सेइंग इट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। मैं नहीं कह रहा कि दूसरे सब्जेक्ट में भी ऐसा होता होगा। ठीक है बेटा, हेयर इज क्वेश्चन नंबर वन। इन दिस क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन नंबर वन के अंदर यू आर आस्क्ड टू, क्वेश्चन नंबर वन मोस्टली रिलेटेड टू चैप्टर नंबर वन ना, लेकिन ये कोई नेसेसरी नहीं है कि चैप्टर नंबर वन से ही हो। ठीक है, तो ये आपका, अच्छा, नाउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Benedict has a computer that is assigned an Internet Protocol address. The IP address is 198.167.214.0. We have studied that IP addresses are used to identify location of devices over network. ठीक है ना, तो ये बेसिकली डिवाइसेस के लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, आईपी एड्रेसेस 32 बिट के होते हैं एंड दीज 32 बिट आईपी एड्रेसेस आर डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट। ऑक्टेट मींस 8 बिट, और हर एक ऑक्टेट को सेपरेटली भी कन्वर्ट इनटू डिनरी। जैसे एक ऑक्टेट को इन्होंने डिनरी में कन्वर्ट किया, दूसरे ऑक्टेट को, तीसरे ऑक्टेट को, चौथे ऑक्टेट को, और ऑल दीज ऑक्टेट्स आर सेपरेटेड बाय डॉट्स। अब ये कह रहे हैं कि कन्वर्ट द 167 एंड 214, ये दो पार्ट को ये कन्वर्ट करवा रहा है। कन्वर्ट दीज टू पार्ट्स इनटू बाइनरी, 8 बिट बाइनरी नंबर। अच्छा, तो 167 को कन्वर्ट करने के लिए वी यूज सेम मेथड, 1 2 4 8 16 32 64 128। तो 167 के लिए 128 यूज होगा, 32 यूज होगा, 128 ये हो गया 160 160 एंड 421 214। तो 128 एंड 64 192, ये हो गया 192 192। एंड इफ यू आर यूजिंग 32 तो ये तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 20 से ऊपर चली जाएगी, सो वी विल नॉट यूज इट, वी विल यूज 16। तो 192 और 16 कितने हो गए, 6 2 8 और 9 एंड 1 10। तो ये हो गया 208। वी नीड 214, तो 16 ले लिया। अब हमें क्या चाहिए, 16 एंड 0, 16 एंड 4 एंड 2। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका 214। अच्छा, रिमेंबर दैट इन एग्जाम समटाइम वर्किंग आल्सो हैज मार्क्स ना। तो अगर ये टू, सपोज किया 1 मार्क फॉर दिस, 1 मार्क फॉर दिस, एंड यू विल सी दैट देयर आर 4 मार्क्स। सो इफ देयर आर 4 मार्क्स मींस 2 मार्क्स आर फॉर वर्किंग, 3 मार्क्स मींस 1 मार्क फॉर वर्किंग। सो यू नीड टू शो यूर वर्किंग ओवर हेयर, जैसा मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो इट विल बेटर कि आपको जो भी वर्किंग करनी है यू विल यूज दिस स्पेस फॉर यूर वर्किंग। ठीक है। अच्छा भाई, अब ये कह रहे हैं कि बेनेडिक्ट कंप्यूटर इज आल्सो असाइंड अ मैक एड्रेस। अच्छा, पहले अभी बात की इसने आईपी एड्रेस की, अब बात कर रहा है मैक एड्रेस की। ठीक है ना, मैक एड्रेस क्या है, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अच्छा, अब आपसे क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई टू सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। ठीक है बेटा, अब आपको याद रखना है कि मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस, अब इनके आपको डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज देखनी है, राइट। पहली बात तो ये कि मैक एड्रेस जो है ये होता है 32 बिट लॉन्ग। सही बेटा, मैक एड्रेस 32 बिट लॉन्ग होता है, और आईपी एड्रेस जो है वो, सॉरी सॉरी सॉरी, आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट लॉन्ग होता है और मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। पहला डिफरेंस तो, या जो भी है फीचर इसका ये है
यूनिक आईडी ऑफ एनआईसी, एनआईसी मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अच्छा, ये भी यूनिक एड्रेस ऑफ डिवाइस, दोनों यूनिक होते हैं, राइट। दिस इज 48 बिट लॉन्ग, दिस इज 32 बिट लॉन्ग। मैक एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड इन 12 हेक्सा डिजिट्स। IP address is written in 4 binary numbers। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर उसके बाद मैक एड्रेस मैन्युफैक्चरर दे रहा होता है, आईपी एड्रेस नेटवर्क से मिलता है आपको, आईएसपी दे सकता है आपको, आपका राउटर दे सकता है, जो भी नेटवर्क को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। अच्छा, मैक एड्रेस कैन नॉट बी चेंज, आईपी एड्रेस कैन बी चेंज। ठीक है बेटा, तो ये डिफरेंसेस हैं या सिमिलरिटीज हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है, यू आर आस्क्ड टू राइट डाउन द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन दीज डिवाइसेस। तो अब आपको ये सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस यहाँ पर मेंशन करने हैं, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि वन सिमिलरिटी बिटवीन दीज डिवाइसेस, तो यू में राइट डाउन बोथ आर यूनिक। ठीक है, ये सिमिलरिटी है। ठीक है, अगर IPv6 की बात करें तो IPv6 भी चेंज नहीं होता है, IPv6 भी हम हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, भी अगर डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं तो यू विल राइट डाउन आईपी एड्रेस में बेसिकली IPv4 है, इज 32 बिट लॉन्ग, while while MAC address is 48 बिट लॉन्ग। ठीक है, और दूसरा डिफरेंस क्या आ गया भाई इसमें, दूसरा डिफरेंस, यस एनीवन। सर वो होता है ना हमारा आईपी, इफ इट इज डायनेमिक इट कैन बी चेंज, और मैक एड्रेस तो चेंज ही नहीं होता। हाँ ओके, मैक एड्रेस कैन नॉट बी चेंज while IP address can be changed, IP address can be changed। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट वो हैं डिफरेंसेस। अच्छा, अब क्या बात हो रही है कि जूलिया इनपुट्स पर्सनल डेटा इनटू हर कंप्यूटर, शी स्टोर्स 3 कॉपीज ऑफ डेटा यूजिंग अ हार्ड डिस्क ड्राइव, a solid state drive and a USB flash memory। Identify 3 devices Julia can use to input personal data into her computer। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो इन्होंने लीड स्टेटमेंट दी है, इससे स्टूडेंट समटाइम क्या करता है कि क्वेश्चन को प्रॉपरली नहीं पढ़े तो समझता है कि अब बात भी क्या हो रही होगी, स्टोरेज डिवाइसेस की हो रही होगी। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब इस क्वेश्चन को हमने टेस्ट के अंदर यूज किया है तो स्टूडेंट ने यहाँ पर स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जाम्पल लिख दी है, ये इनपुट डिवाइसेस को वो इग्नोर कर गए, ओवरलुक हो गया ये, क्योंकि यहाँ पूरी लीड स्टेटमेंट इन्होंने किसके लिए यूज की है, स्टोरेज डिवाइसेस के लिए। तो आपको बहुत कॉन्शियस होकर पेपर को सॉल्व करना है। ये मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर दे हैव स्टोर्ड स्टोरेज डिवाइस, एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। देखो बेटा, आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है और देन यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज आस्क्ड। यहाँ पर क्वेश्चन की पहला पार्ट जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जो लीड स्टेटमेंट दी हुई है, इस लीड स्टेटमेंट के अंदर प्योरली इन्होंने डिस्कस किया है स्टोरेज डिवाइसेस को। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई 3 डिवाइसेस जूलिया कैन यूज टू इनपुट पर्सनल डेटा। अब बेसिकली यहां पर वो इनपुट डिवाइस मांग रहा है। अगर आपने क्वेश्चन को प्रॉपरली नहीं पढ़ा तो ये वर्ड आपसे ओवरलुक हो जाएगा। एग्जाम की टेंशन के अंदर, पैनिक के अंदर क्या करोगे, आपने वो इसको पढ़ा यार स्टेटमेंट को, और फिर 3 डिवाइसेस के आपने नाम लिख दिए और वो स्टोरेज डिवाइसेस के नाम लिख दिए,
and you lose these 3 marks. Are you getting my point? तो आपको बहुत कॉन्शियस होकर पेपर सॉल्व करना। याद रखो बेटा, कंप्यूटर के पेपर में यू हैव मोर देन इनफ टाइम। कंप्यूटर के पेपर में टाइम का कोई इशू नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि आप उर्दू या इंग्लिश के पेपर में आपके पास टाइम का इशू नहीं होता, आपको थिंकिंग का टाइम ज्यादा चाहिए होता है। जस्ट लाइक दिस इज ऑल्सो क्रिएटिव पेपर। इसके अंदर आपको सोचने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होता है, लिखने के लिए इतना टाइम नहीं चाहिए। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 आप नाम लिखेंगे आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, नाउ यू कैन राइट डाउन कीबोर्ड, है ना, कोई भी लिख देंगे आप, माउस, माइक्रोफोन और वॉट एवर यू आर राइटिंग। ठीक है बेटा, अब आया है इसके अंदर क्वेश्चन। अच्छा बेटा, अब इसके अंदर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड यू आर आस्क्ड टू टिक, ठीक है। और क्या दिया है इन्होंने, एचडीडी दिया है, एसएसडी दिया है, यूएसबी फ्लैश मेमोरी दी, और आपको, अच्छा अब याद रखना है बेटा, 1 करेक्ट लाइन पर आपको 1 मार्क मिलेगा। व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड करेक्ट लाइन, यानी अगर यहाँ पे 3 जगह टिक हैं और आपने तीनों जगह टिक लगाया है तो आपको इस लाइन का मार्क मिलेगा, अदरवाइज आपने 1 या 2 जगह टिक लगा दिया तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। यहां पर सपोज किया कि 2 टिक्स से आपने 1 टिक लगाया तो आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा, ठीक ना। या 1 टिक था आपने डबल टिक लगा दिया तो आपको मार्क नहीं मिलेगा, ये जहन में रखना ये बात। तो ठीक है बेटा, तो अब ये कह रहा है इट हैज नो मूविंग पार्ट, तो ये एसएसडी है जिसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, और ये यूएसबी फ्लैश मेमोरी है। बेसिकली बोथ वर्क्स ऑन सेम टेक्नोलॉजी। और इसके अंदर जो आपकी एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव है, जो ऑप्टिकल डिस्क है, दोनों के अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं, मोटर्स होती हैं। अच्छा, इट इज नॉन वोलेटाइल, ये सारी की सारी नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल सिर्फ आपकी रैम होती है या रजिस्टर्स होते हैं। ओनली रैम एंड रजिस्टर्स आर वोलेटाइल। तो यहां पर तीनों जगह आपको टिक लगाने, अगर आपने एक जगह लगाया, 2 जगह लगाया तो इस लाइन के मार्क गए। इट कैन यूज नैंड गेट, तो ये एसएसडी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर नैंड गेट यूज करते हैं, यूएसबी फ्लैश मेमोरी में भी हम नैंड गेट यूज करते हैं। जो एचडीडी है इसके अंदर मैग्नेटिक है। अगर यहां पर होता ऑप्टिकल, या ये कहता है कि इट यूजेस लेजर, तो आप किसी पे भी टिक नहीं लगाते, किसी एक पे भी टिक लगा देते तो आपका मार्क चला जाता है, क्योंकि लेजर जो आप यूज कर रहे होते हैं वो आप ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर यूज करते हैं। इट हैज द स्मॉलेस्ट फिजिकल साइज, तो स्मॉलेस्ट फिजिकल साइज अगर देखें तो यूएसबी फ्लैश मेमोरी का होता है, अगर तीनों को कंपेयर करें। और स्लोएस्ट रीड और राइट स्पीड जो है वो एचडीडी की होती है। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर मेरे बच्चों? क्वेश्चन को बड़ा, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, 9 मार्क का क्वेश्चन था। इसके अंदर आपकी मिस्टेक जो है आपके मार्क्स को लूज कर देगी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब क्या बात हो रही है, जूलिया यूजेस अ यूएसबी कनेक्शन टू ट्रांसफर डेटा ऑन टू हर यूएसबी फ्लैश मेमोरी ड्राइव, वन बेनिफिट ऑफ यूएसबी। अब याद रखो, ये बेनिफिट आपसे यूएसबी फ्लैश मेमोरी के नहीं मांग रहा है, ये यूएसबी कनेक्शन के मांग रहा है। यहाँ पर बड़ा देखो, ये क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बड़ा अजीब सा मामला किया है इन्होंने, कि बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस दे दिए। अब यूएसबी फ्लैश मेमोरी एक के बेनिफिट्स अलग होते हैं, ये अलग चीज है, और यूएसबी कनेक्शन अलग चीज है। इफ यू रिमेंबर वी हैव स्टडीड दैट यूएसबी कनेक्शन इज बेसिकली वायर, जिस वायर से आप क्या करते हो, अपने मोबाइल को, अपने जो पोर्टेबल डिवाइसेस को चार्ज कर रहे होते हो, वो वायर्स हैं यूएसबी। बी कहते हैं बस को, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये बस है, ये वायर है, बस माने वायर, ये वायर के लिए हम यूएसबी का वर्ड यूज करते हैं। और उस वायर की पोर्ट पर जो स्टोरेज डिवाइस लगती है, उस डिवाइस को यूएसबी फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। यहां पर आपसे बेनिफिट ऑफ यूएसबी कनेक्शन बोल रहा है। यहां पे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है, वो कह देता है कि ये पोर्टेबल है, तो पोर्टेबल तो यूएसबी फ्लैश मेमोरी है। हाँ, इट इज यूज टू स्टोर डेटा, यूएसबी फ्लैश मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं। यूएसबी वायर के अंदर हम कोई डेटा स्टोर नहीं करते हैं। वायर में डेटा स्टोर करते हैं? नहीं, इसमें कोई डेटा स्टोर नहीं करते हैं। तो यहां पर आपको वायर के बेनिफिट लिखने हैं। अब इस वायर के अंदर क्या लिखा हुआ, यू फॉर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स के ये हर डिवाइस के अंदर ये यूएसबी का कनेक्शन मिल जाएगा आपको, यानी आप, ये एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है, हर डिवाइस के अंदर यूएसबी कनेक्शन आपको
अवेलेबल है। एज फॉर सीरियल, सीरियल मीन्स के ये मोर रिलायबल है ना। तो अब ये बेनिफिट आप लिख सकते हो कि इट इज मोर रिलायबल, इट इज स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, यूनिवर्सली अवेलेबल इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फिर आप ये बात भी कर सकते हो कि इट इज यूज टू चार्ज पोर्टेबल डिवाइसेस। ये बेनिफिट आप लिखोगे, राइट बेटा। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहां पे याद रखना है कि यूएसबी कनेक्शन और यूएसबी फ्लैश मेमोरी टू डिफरेंट थिंग्स हैं। तो आपसे क्या कह रहा है, बेनिफिट, तो आप क्या लिखोगे, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। ठीक है ना, ये इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है, अवेलेबल इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मोस्टली। और या फिर आप कह दो कि मोबाइल फोन, टैबलेट्स, लैपटॉप। अच्छा, दूसरा क्या है, इट इज मोर रिलायबल, ये कर लो। या ये कर लो कि ये बात भी लिख सकते हो कि इट इज यूज टू चार्ज पोर्टेबल डिवाइसेस, इट इज यूज टू चार्ज पोर्टेबल डिवाइसेस। ठीक है, इट इज यूज टू चार्ज पोर्टेबल डिवाइसेस। अच्छा भाई, मैंने ये वो लिखते हुए क्यों मिटा दिया, क्योंकि अगला क्वेश्चन मुझे नजर आ गया था। इसने बोला आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन यूज्ड इन यूएसबी। तो यूएसबी में कौन सी डेटा ट्रांसमिशन हो रही है बच्चों, सीरियल। सीरियल। सर यस, सर वो जो यूएसबी है उसमें ये भी तो हो सकता है ना एडवांटेज कि यूएसबी वो होती है, मतलब वन में होती है, तो उसमें हमारा जो चांस अब बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ओके। ठीक है, अच्छा भाई, अब इसके बाद ये आपके पास आ गया क्वेश्चन फ्रॉम सिक्योरिटी। फायरवॉल की बात हो रही है। फायरवॉल के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कभी पूछता है कि फायरवॉल जो है वो हार्डवेयर होती है या सॉफ्टवेयर होती है। फायरवॉल हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। कभी आपसे बोलता है कि फायरवॉल जो है वो, इसको फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर के अंदर डिफरेंस बता दें। तो प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल के सारे काम कर रही होती है। प्रॉक्सी सर्वर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं। क्या बेनिफिट होता है कि प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, यूजर की आईपी एड्रेस को हाइड कर लेता है। तो यूजर का आईपी एड्रेस जो है इंटरनेट पर किसी के पास नहीं जाता है। आईपी एड्रेस इज सोर्स टू हैक अ डिवाइस। ठीक है, तो उसका आईपी एड्रेस हाइड हो जाता है। दूसरा ये क्या करता है कि ये कैश मेमोरी के थ्रू जिन वेबसाइट्स को आप विजिट करते हैं, उन वेबसाइट के होम पेजेस को अपने पास स्टोर कर लेता है। तो जब दोबारा आप विजिट कर रहे हो तो अपने पास से अपनी कैश मेमोरी से दिखा देता है। तो ऐसा लगता है कि आपकी एक्सेस स्पीड बढ़ गई है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो है आपका फायरवॉल से रिलेटेड। पहले तो हम क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्या कह रहा है कि आप फायरवॉल कैन बी यूज टू हेल्प कीप द डेटा सिक्योर दैट इज स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। The given paragraph describes how the firewall operates to help keep the data secure. Complete the paragraph using the most appropriate terms for the given list. Not all of the terms on the list need to be used. अच्छा, अब सारी टर्म यूज नहीं हो सकती कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स तो मोर देन 6 हैं और आई थिंक ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मोस्ट प्रोबेबली 6 ब्लैंक्स होंगी। 3 4 5 6 ब्लैंक्स हैं। ठीक है भाई, अब देखो वही बात कर रहा है, ये कह रहा है फायरवॉल कैन बी डैश और डैश, डैश और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है भाई, इट मॉनिटर्स ट्रैफिक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द, बेटा मैं पूछूंगा तो बताना। ठीक है, तो बिटवीन, अच्छा ये मॉनिटर कर रहा है। अब बेसिकली होता क्या है कि ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, इस कंप्यूटर में आपने लगाई हुई है फायरवॉल और ये आपका इंटरनेट है। ठीक है, ये आपका इंटरनेट है। अच्छा, अब क्या होता है कि आप जो भी ट्रैफिक भेज रहे होते हो वो पहले फायरवॉल में जाता है। फायरवॉल इसको देखता है और फिर आगे ट्रांसमिट कर रहा होता है। कोई इनकमिंग ट्रैफिक है तो वो पहले फायरवॉल में आएगा और फिर इधर आएगा। फायरवॉल क्या कर रहा होता है, इनको फिल्टर कर रहा होता है। वो फायरवॉल ये देख रहा है कि सपोज किया कि आपके कंप्यूटर से कोई सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर से डेटा कहीं भेज रहा है। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, इसको पहले फिल्टर करेगा। यहाँ पर देखेगा कि ऐसा तो नहीं कि कोई एक्सटर्नल डेटा सोर्स आपके कंप्यूटर से कोई डेटा उठा रहा है।
ठीक है ना। तो अब वो जैसे ही कोई एक्सटर्नल डेटा सोर्स आपके कंप्यूटर से डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, इट विल इन्फॉर्म द यूजर। हाँ, यूजर इन्फॉर्म अगर परमिशन दे देता है तो फिर ये इसको अलाउ करेगा, अदरवाइज उसको ब्लॉक कर देगा। अच्छा, कोई हो सकता है कोई हैकर आपके कंप्यूटर में एंटर होने की कोशिश कर रहा है, तो बाहर से कोई आ रहा होगा तो भी उसको फिल्टर कर रहा होगा, अंदर से कोई जा रहा होगा तो भी उसको फिल्टर कर रहा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, फॉर एग्जाम्पल यू हैव इंस्टॉल्ड आई क्लाउड। अब आई क्लाउड क्या है, क्या कर रहा है आई क्लाउड के अंदर, आप अपने कंप्यूटर में अपने मोबाइल में कोई भी डेटा आप रखोगे वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आई क्लाउड के ऊपर जाके स्टोर हो जाएगा। यानी आपके कंप्यूटर से कहाँ जा रहा है, ये क्लाउड के ऊपर जा रहा है, इंटरनेट पर जा रहा है। तो इससे पहले वो क्या करेगा, आपका फायरवॉल आपसे परमिशन लेगा कि आई क्लाउड को या गूगल ड्राइव हो जाए या वन ड्राइव हो जाए, ड्रॉप बॉक्स हो जाए, कि आर यू अलाउइंग देम टू एक्सेस योर डेटा। अगर आप अलाउ करोगे तो फिर वो डेटा को एक्सेस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये ट्रैफिक बिटवीन कंप्यूटर एंड इंटरनेट का वर्ड होता तो हम इंटरनेट का वर्ड यूज करते हैं, या इंटरनेट का वर्ड नहीं है तो हम नेटवर्क का वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद क्या कहता है ये, नाउ द यूजर सेट्स डैश फॉर द ट्रैफिक। अब होता यह है कि यूजर का काम यह है कि वो फायरवॉल को के अंदर डिफरेंट क्राइटेरिया सेट कर सकता है, फिल्टर लगा सकता है कि भाई ये चीज अलाउड है, ये चीज अलाउड नहीं है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हो, आपकी कंपनी है, आप अपनी कंपनी रन कर रहे हो, तो कंपनीज के अंदर ये होता है, हर कंपनी में ऐसा होता है कि यूजर्स को वो इंटरनेट का एक्सेस देते हैं, बट दे वांट दैट दे मिस दे डोंट मिस यूज इट। ठीक है ना। अब मिसयूज क्या हो सकता है कि वो यूट्यूब चलाना शुरू कर दें, वो न्यूज चैनल्स को देखना शुरू कर दें, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। तो इनमें क्या होती है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। अब डिस्ट्रैक्शन से क्या होगा कि यूजर अपना काम करने के बजाय इन कामों में लग जाएगा। ठीक है ना। आपका जो एम्प्लॉय है वो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि हर कंपनी ऐसा करती है कि अपने फायरवॉल में इन सारी वेबसाइट्स के आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है। अब अगर कोई यूजर किसी न्यूज चैनल पे जाना चाह रहा है, फेसबुक पर जाना चाह रहा है, कोई भी ऐसी वेबसाइट को देखना चाह रहा है जिसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो वो फायरवॉल क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, उसको एक्सेस ही नहीं देगा। तो हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने फायरवॉल में हमें कंडीशंस को सेट करना होता है। तो कंडीशंस हैं, तो यहाँ पे क्राइटेरिया का वर्ड आया है, तो हम क्या करेंगे, फायरवॉल में क्राइटेरिया का वर्ड। एक दफा एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसके अंदर उन्होंने पूछा था कि ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन था, फायरवॉल ऑटोमेटिकली ब्लॉक द डेटा। तो फायरवॉल ऑटोमेटिकली ब्लॉक नहीं कर रहा होता है बेटा, फायरवॉल के अंदर आपको क्राइटेरिया सेट करना होगा। जब आप क्राइटेरिया को सेट करोगे तो फिर वो ब्लॉक करेगा, अदरवाइज वो उसे ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है ना। तो आपको क्राइटेरिया सेट करना होगा कि कौन सा डेटा है, कौन सा ट्रैफिक है जो अलाउड है, कौन सा ट्रैफिक है जो अलाउड नहीं। अच्छा, अब क्या कह रहा है, द फायरवॉल विल डैश और डैश द ट्रैफिक बेस्ड ऑन दिस। अब क्या होगा, आपने जो क्राइटेरिया सेट किया है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली वो या तो क्या करेगा कि डेटा को आने देगा, या फिर उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। है ना। तो यही हो रहा है ना कि द फायरवॉल विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अच्छा, ये फायरवॉल की यूं समझें कि आपको बहुत अच्छे नोट्स मिल गए। ठीक है ना। ये जो पैराग्राफ है ये फायरवॉल का बड़ा अच्छा नोट आपको बन गया। अगर आपको 6 पॉइंट्स इसके अंदर है तो इसको ये आपको अगर कभी फायरवॉल के लिखने के क्वेश्चन भी आते हैं तो ये बड़ा अच्छा हो गया, इसको आप नोट कर लोगे और इसको मेमोराइज भी कर लेना। अच्छा, इट कैन हेल्प प्रिवेंट डैश एंड मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट कुड बी थ्रेट टू द सिक्योरिटी। अब ये क्या कर सकता है, ये इट कैन हेल्प प्रिवेंट, हाँ ये आपको बचा सकता है, हैकिंग से बचा सकता है। और क्या आ रहा है यहाँ पे, और तो कोई ऐसी चीज नहीं आ रही, तो हम हैकिंग का वर्ड ही मेरे ख्याल में हम यहाँ पे सूट करेगा, तो हैकिंग। ठीक है बेटा। तो ये आ गया। अच्छा, आइडेंटिफाई 3 अदर मेथड दैट कुड बी यूज टू कीप डेटा सिक्योर। अब हमने इससे पहले ही बात की थी कि हमारे पास 3 डिफरेंट टर्म्स हैं जो आपको समझनी है। ठीक है ना। हमने बात की थी कि बल्कि इसको हम लिस्ट को हम बढ़ा भी सकते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है डेटा की इंटीग्रिटी है। डेटा की इंटीग्रिटी के मतलब ये हुआ कि डेटा इज करेक्ट, डेटा इज अप टू डेट, डेटा इज रीजनेबल। इंटीग्रिटी के लिए वी यूज
वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। फिर हमारे पास एक टर्म आती है डेटा की सिक्योरिटी की, एक टर्म आती है डेटा की प्राइवेसी की, ठीक है ना। अच्छा, डेटा की प्राइवेसी का मतलब ये हुआ कि आपके डेटा को कोई एक्सेस ना कर सके, कोई पढ़ ना सके इलीगली। और डेटा की सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ है कि आपका डेटा जो है वो करप्ट ना हो, आपका डेटा जो है वो लॉस ना हो, ठीक है ना। आपका डेटा जो है ऐसा नहीं है कि डिलीट हो जाए, आपने डेटा रखा हुआ डिलीट हो गया, या आपका डेटा है किसी वायरस ने क्या किया उसको करप्ट कर दिया। अब डेटा की सिक्योरिटी के लिए एक मेथड तो इन्होंने कहा है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, फायरवॉल को यूज कर रहे हैं। फिर आपसे पूछ रहा है कि और क्या मेथड आप यूज कर सकते हैं डेटा की सिक्योरिटी के लिए। तो डेटा की सिक्योरिटी के लिए आप बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हैं। आप एंटीवायरस यूज कर लो, आप क्या कर लो कि आप जो है वो फायर वो लगा दो, आप पासवर्ड लगा दो, आप प्रॉक्सी सर्वर यूज कर लो। हाँ, आप जो है वो डेटा को इनक्रिप्ट कर दो। हाँ, डेटा को एनक्रिप्ट करोगे तो डेटा आपका सिक्योर होगा, कोई इलीगली उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करेगा, आपके डेटा को जो है वो करप्ट होने से बचाएगा, ठीक है ना। अच्छा, आप बैकअप कर लो डेटा का, जब आप बैकअप कर रहे होते हो तो डेटा के लॉस होने से आप बच जाते होगे, ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे फीचर्स आप इसके अंदर लिख सकते हो। आप प्रॉक्सी सर्वर लिख दो, प्रॉक्सी सर्वर वही काम कर रहा है जो आपका फायरवॉल कर रहा है, ठीक है ना। आप क्या करो, पासवर्ड लगा दो, आपके पासवर्ड और लगा दो, जो भी आप जिनको आपने अलाउ किया उनको आईडी और पासवर्ड आप इशू कर दो, वही इसको यूज कर सकें। अच्छा भाई, अब आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमनली सेट हो रहा है फिशिंग एंड फार्मिंग का। अच्छा, ये क्वेश्चन डिफरेंट एंगल से आपके पास आ रहे हैं। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क ईच। हाँ, कभी ये इस टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं एग्जाम में, कभी वो आपसे बोल रहे हैं कि इनके डिफरेंसेस बता दो, कभी बोल रहे हैं कि इनके सिमिलरिटीज बता दो। यानी क्वेश्चन के स्टाइल को इन्होंने अब थोड़ा सा चेंज किया है और बड़ा कॉमनली सेट क्वेश्चन है। अच्छा, अब आप ऑब्जर्व करो कि आपके सिक्योरिटी का 6 मार्क का एक क्वेश्चन ये हुआ, 6 मार्क 12 मार्क का एक क्वेश्चन ये हुआ, और 3 मार्क 15 मार्क का क्वेश्चन आया है सिक्योरिटी का, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 15 मार्क्स, 15 आउट ऑफ 75, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। हो सकता है आगे भी कुछ क्वेश्चन हो जिसके अंदर वो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई बात कर रहा हो। तो अभी तक तो जो हमने 4 क्वेश्चन पर हैं, और हमने कितने मार्क का क्वेश्चन देख लिया हमने, जो है वो 15 मार्क के क्वेश्चन देख लिए हैं फायरवॉल से, सिक्योरिटी से रिलेटेड। अच्छा भाई, अब आपसे कह रहा है कि फिशिंग और फार्मिंग को डिस्क्राइब करो। तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि फिशिंग इज डन विद बाय लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल। क्या होती है, जिस ईमेल्स आ रही होती हैं, जिस तरह अभी आप लोग यूनिवर्सिटीज की एडमिशन्स के लिए जाओगे, आप जब A2 के अंदर होगे, हाँ AS के लास्ट में और A2 के बिगनिंग के अंदर आप यूनी एप्लीकेशन फिल कर रहे होगे, तो यहाँ पे फिशिंग बहुत ज्यादा होती है। फिशिंग कैसे हो सकती है कि कोई कोई फेक वेबसाइट बना ले, उस वे किसी भी क्या कहते हैं यूनी के नाम पर, अपनी कोई यूनी का नाम का एक वेबसाइट बना दे, और फिर आप सर्चिंग करते वहां पर पहुंचे और आपने क्या किया, वो क्या, या वो आपको उनके किसी तरह आपका ईमेल एड्रेस उनको पता चल गया, तो वो क्या करें, आपको ईमेल करें कि भाई आपको एडमिशन की ऑफर कर दें। और एडमिशन की ऑफर करने के बाद आपसे बोलें कि भाई आप एक काम करो कि ये एडमिशन फॉर्म है, और फिर उसके बाद आप एक लिंक दे दें और बोलेंगे क्लिक ऑन द लिंक, और जब आप लिंक पे क्लिक करें तो वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल पूछें कि क्या क्या है, और फिर उस डिटेल को वो मिस यूज करें। तो ये होती है फिशिंग। फिशिंग के अंदर क्या होता है कि लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल इज यूज, ठीक है। बड़ा आपको कॉन्शियस होकर यूनी एप्लीकेशन फिल करनी होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये फिशिंग का इशू हो सकता है। हाँ, बच्चा जब A2 के अंदर होता है, A2 के बिगनिंग के अंदर, तो वो और AS के एंड में होता है, तो उसके बाद जो है उसको क्या करना होता है, यूनी एप्लीकेशन फिल करनी होती है। तो उसके अंदर वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को विजिट कर रहा होता है, तो समटाइम क्या होता है, इंटरनेट पर सर्चिंग पे उसको कोई यूनी मिल जाती है जो उसको लगता है कि यार ये बड़ी रीजनेबल इसके चार्जेस हैं, या बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, अपना स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं।
तो सम टाइम वो बगैर सोचे समझे, बगैर चेक किए कि ये यूनी है भी या ऐसी बस फेसबुक इस पर ही है, वेबसाइट ही है इसकी, वो उसके एप्लीकेशन को फिल कर देते हैं, वहां से ईमेल आती है। सम टाइम ऐसा होता है कि किसी ओरिजिनल यूनी, कोई ऐसी यूनी है जो कि ओरिजिनल है, और वो उसकी तरफ से कोई फेक ईमेल सेंड कर देता है। अब उस ईमेल के ऊपर आप जाते हो, आप देखते हो कि तो बड़ी अच्छी यूनी है, और वो ईमेल आई है। अब आप उस लिंक ईमेल के अंदर आपको एक एडमिशन की ऑफर होती है, और एक लिंक गिवन होता है, और लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे पर्सनल डेटा मांग मांग लेते हैं। तो ये आपके पास, इसको हम क्या कहते हैं, फिशिंग। तो फिशिंग क्या है? फिशिंग इज डन with the help of using legitimate looking emails. These emails have a link and ask to click on it. When user clicks on the link, it redirects, it takes to a fake page which is asking to enter sensitive data. अब ये सेंसिटिव डेटा कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक की तरफ से ईमेल आई है, तो वो सेंसिटिव डेटा क्या हो सकता है? आपसे बोल सकता है कि यू नीड टू लॉग इन अगेन, ठीक है ना। अब वो फेक पेज है, उस फेक पेज के ऊपर आप लॉग इन कर रहे हो, तो बेसिकली यू आर एंटरिंग योर आईडी एंड पासवर्ड। तो जब आप आईडी एंड पासवर्ड एंटर करोगे तो आईडी एंड पासवर्ड किसके पास चले जाएगा? हैकर के पास चले जाएगा। हाँ, तो इसी तरह कुछ भी हो सकता है। आपसे आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल मालूम कर सकता है, आपसे दूसरी डिटेल मालूम कर सकता है, आपका कोई भी डेटा जो है किसी मिसयूज हो सकता है। तो ये इसको हम कहते हैं फिशिंग। तो फिशिंग से बचने का मेथड ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी ईमेल आती है तो उस ईमेल के लिंक पे क्लिक नहीं करें, उस लिंक पर राइट क्लिक करके उसको कॉपी करें, और ब्राउजर पे जाके उसको पेस्ट करें। पेस्ट करके देखें कि उसके अंदर जो डोमेन का नेम है वो क्या है, वो किसी फेक वेबसाइट का है या ओरिजिनल वेबसाइट का है, ठीक है ना। और अगर आप उस कंपनी के क्लाइंट नहीं है जिसकी तरफ से आपको ईमेल आई है, तो आप उसको जस्ट इग्नोर कर दें। अब तो ये होता है कि ईमेल सर्वर्स आपको बता देते हैं कि ये ईमेल जो है वो फेक है या ओरिजिनल है। जैसा मैं भी आपको दिखाऊं एक ईमेल, उसके अंदर ईमेल सर्वर आपको खुद बता देता है कि ये ईमेल आपकी जो है, ये जो ईमेल आई हुई है आपके पास, ये फेक है, ईमेल है। 1 मिनट, आई विल शो यू। अब जैसा ये एक ईमेल है। अब ये ईमेल मेरे पास आई थी, ठीक है ना। अब ये ईमेल क्या कह रहा है? दिस इज फ्रॉम याहू मेंबर सर्विसेज। अब याहू मेंबर सर्विसेज की ईमेल है, और यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, I_URCH। इसका मतलब ये हुआ है कि ये ईमेल जो है किसी ऑथेंटिक कंपनी की नहीं है, ये तो बस ऐसी किसी ने ईमेल बनाई है और बनाकर वो मुझे से भेज दिया है। अच्छा, अब इसके बाद ये क्या कह रहा है अभी? अच्छा, फिर उसके बाद इसने क्या किया, ये आप ये लिंक दिया है, बोल रहा है कि इस लिंक पे क्लिक करो। जब इसी लिंक पर राइट क्लिक किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे याहू तो कहीं पर भी नहीं है। अगर ये याहू की तरफ से होती ईमेल तो याहू का होता है यहाँ पे डोमेन, ठीक है ना। ये फिर इस टाइप की ईमेल में मोस्टली क्या होता है, कोई ना कोई थ्रेट होता है, कोई ना कोई इंसेंटिव, कोई लालच आपको देता है, ठीक है ना। जैसा, अच्छा, एक और मेरे पास आया था तो वो भी मैं आपको दिखा दूं। जैसा ये आया, अब तो आपका ईमेल सर्वर जो है
वो इतना एफिशिएंट हो गया है, वो इतना अलर्ट हो गया है कि वो खुद ही आपको इन्फॉर्म कर देता है। ठीक है, जैसा ये देखें, ये ईमेल मेरे पास आई, ठीक है ना। तो ईमेल सर्वर इस ईमेल के कंटेंट को देखकर, जो कीवर्ड इसके अंदर है, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड इसके अंदर होते हैं, उन कीवर्ड को देखकर उसने क्या किया, मुझे खुद ही उसने अलर्ट कर दिया कि बी केयरफुल विद दिस मैसेज, सिमिलर मैसेज वर यूज टू स्टील पीपल्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, अनलेस यू ट्रस्ट द सेंडर डोंट क्लिक लिंक्स और रिप्लाई विथ पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बड़ा कॉमन है। तो आपको, इसको हम कहते हैं ये फिशिंग है। तो फिशिंग के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, फिशिंग के अंदर बेसिकली लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स आती हैं, और ये ईमेल्स के अंदर क्या होता है कि यूजर्स को ये बोला जाता है कि लिंक है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। और फिर उसके बाद जब वो क्लिक कर रहा होता है तो एक फेक पेज खुलता है, और उसके अंदर उससे बोलता है कि वो सेंसिटिव डेटा, उससे बोलता है कि इसको एंटर करें। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरी हमारे पास है वो है फार्मिंग। फिशिंग और फार्मिंग के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसके अंदर आपको सिमिलरिटीज लिखनी होती हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसके अंदर डिफरेंसेस लिखने होते हैं। अच्छा, फार्मिंग के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है आपका, वो है डीएनएस का। ठीक है, ये आपका कौन, अच्छा, डीएनएस के क्वेश्चन बड़े कॉमन है एग्जाम के अंदर, कई मल्टीपल क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। अच्छा, होता क्या है कि व्हेन वी विजिट अ वेबसाइट, तो हम क्या करते हैं, उस वेबसाइट का यूआरएल लिखते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हाँ, उसका हम क्या करते हैं, यूजर जो है उस वेबसाइट का डोमेन नेम लिखता है। अच्छा, जिस तरह आप किसी को अगर कॉल करना चाहते हो तो यू नीड हिज टेलीफोन नंबर ना, नंबर चाहिए होता है आपको। अगर आपके पास नंबर होगा तो आप कॉल कर सकते हो। जस्ट लाइक दिस, व्हेन यू वांट टू कनेक्ट टू अ कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क, यू नीड आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस तो ऐसा होता है 11191704020, ये इस टाइप के होते हैं आईपी एड्रेस। अच्छा, इंसान की नेचर क्या है कि इंसान को ये न्यूमेरिकल डेटा याद नहीं होता। आप देख लो कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं, हाँ, जिनको आप फ्रिक्वेंटली कॉल कर रहे होते हैं अपने मोबाइल से, अगर उन लोगों के आप क्या करते हो, उन लोगों का नंबर के साथ साथ उनका नाम लिख लेते हो, टू आइडेंटिफाई, टू रिकग्नाइज। ठीक है ना। अगर आपके मोबाइल फोन से ऐसे 10 नंबर या 15 नंबर जिनको आपने फ्रिक्वेंटली कॉल किया था, उन 15 नंबर्स को डाउनलोड करके एक पेपर के ऊपर प्रिंट करके, सिर्फ नंबर्स को प्रिंट करके आपके सामने रख दें और आपसे बोलें कि आइडेंटिफाई हुज नंबर्स आर दीज, तो हो सकता है कि उनमें से मोस्टली नंबर्स को आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ। बेसिकली दिस इज ह्यूमन नेचर, दैट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा रिकग्नाइज मेमोराइज करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल फोन के अंदर हम नंबर के साथ नाम लिख देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मोबाइल फोन में तो आपके कितने कॉन्टेक्ट लिस्ट होंगे, 10 20 50 100 1000 होंगे, लेकिन दुनिया में जो वेबसाइट्स हैं वो तो मिलियंस में हैं। अब अगर हर वेबसाइट का हमसे कहते हैं कि ये एड्रेस, आईपी एड्रेस याद करें, तो ये तो हमारे लिए नामुमकिन है। तो हम क्या करते हैं कि उन वेबसाइट्स को नाम दे देते हैं अल्फाबेटिकल। जैसे हमने कहा कि एक वेबसाइट है जिसमें जियो टीवी का आपने वेबसाइट स्टोर की हुई है, तो उसका नाम ही हमने जियो.टीवी रख दिया। एक वेबसाइट मैंने बनाई जिसमें मैंने अपना डेटा रखा हुआ है, मैंने उसका नाम ही इनकलाब रख दिया। अब मैं अपनी वेबसाइट का नाम मैंने रखा हुआ है इनकलाब इसकी रीजन ये है कि अब मैं किसी को बोलूंगा तो किसी को भी याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये वेबसाइट अगर मैंने किसी वेब सर्वर पे स्टोर की हुई है, तो बेसिकली उस वेब सर्वर का कोई आईपी एड्रेस होगा। हो सकता है वो आईपी एड्रेस हो 20.30.40.75, ठीक है ना। तो अब मैं लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि भाई ये वाला इस आईपी एड्रेस पर जाओ और वेबसाइट को विजिट करो। मैं क्या कहूंगा कि भाई मुझे मेरी वेबसाइट विजिट करना है, तो आपको क्या लिखना होगा, inqlabpatel.com। अब ये होता ही है कि जिस तरह आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट है, इसी तरह आईएसपी आईएसपी जिससे आपने इंटरनेट का एक्सेस परचेज किया है, वो एक कॉन्टैक्ट लिस्ट मेंटेन करता है जिसके अंदर वो दुनिया भर की वेबसाइट के डोमेन नेम लिख रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये डोमेन नेम सिस्टम सर्वर है। इस डोमेन नेम सिस्टम सर्वर के अंदर दुनिया भर की वेबसाइट्स के आईपी एड्रेसेस और उनके नाम लिखे होते हैं। अब इसके पास एक डेटाबेस है, ये किस कौन मेंटेन कर रहा है, आईएसपी मेंटेन कर रहा है।
इसके पास एक डेटाबेस है, इस डेटाबेस में दुनिया भर की वेबसाइट के डोमेन नेम है और आईपी एड्रेसेस हैं। अब यूजर ने लिखा inqilabpatel.com, तो ये जाएगी रिक्वेस्ट यहां पर, ठीक है। अब ये क्या करेगा भाई, ये ढूंढेगा इस डोमेन नेम को अपनी कॉन्टेक्ट, अपनी डेटाबेस में, और जब इसको इसका आईपी एड्रेस मिल जाएगा तो एसोसिएटेड आईपी एड्रेस वो सेंड कर देगा आपके ब्राउजर को। तो ब्राउजर के पास आ गया अब आईपी एड्रेस। जैसे आप अपनी मोबाइल में कॉन्टेक्ट लिस्ट में किसी नाम पर क्लिक करते हो, तो जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपका जो डायलर है, उस डायलर के पास उस नाम से एसोसिएटेड नंबर आ जाता है और वो डायलर उस नाम को, उस नंबर को डायल करना शुरू कर देता है। आप अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ नाम लिखो, टेलीफोन नंबर नहीं लिखो, और फिर आप उस पर क्लिक करते रहो, कभी भी जो है वो कॉल नहीं कनेक्ट होगी। इसकी रीजन ये है कि डायलर को चाहिए मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर आपने नाम पे क्लिक किया तो वो कॉन्टेक्ट लिस्ट के पास गया, कॉन्टेक्ट लिस्ट ने उस नाम से एसोसिएटेड नंबर आपके डायलर को भेजा, और डायलर क्या करेगा, उस नंबर को डायल कर देगा। जस्ट लाइक दिस आपका ब्राउजर क्या करेगा, वो इस यूआरएल पर जाएगा, इस यूआरएल के कंप्यूटर को कनेक्ट करेगा, और कनेक्ट होने के बाद उसको एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि यूजर वांट्स टू विजिट वेबसाइट। अब सपोज किया यूजर का आईपी एड्रेस है 70.85.60.70, तो ये आईपी एड्रेस यूजर का इस रिक्वेस्ट के साथ जाएगा, ठीक है। अब ये ब्राउजर क्या करेगा, इसको वेबसाइट डेटा सेंड करेगा जो आपने एचटीएमएल में लिखी होगी, ठीक है। ये वेबसाइट डेटा आपके ब्राउजर के पास आएगा, फिर ब्राउजर उस वेबसाइट डेटा को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा, वेब पेज में कन्वर्ट करके। अब ये हुआ है कि एक हैकर ने इसको हैक कर लिया, डीएनएस सर्वर को, और डीएनएस सर्वर को हैक करने के बाद उसने क्या किया, एक फेक पेज बना दिया। अच्छा, वो फेक पेज ऐसा होगा लगेगा कि बिल्कुल ओरिजिनल है, उसका नाम भी ऐसा होगा कि बिल्कुल आपको लगेगा कि ये ओरिजिनल है। और जब आप उस पेज पर जाओगे, तो जैसे सपोज किया कि मेरी वेबसाइट का नाम है, तो हो सकता है वो क्या करे, वो QILAB लिख दे .com, inqilabpatel.com, या INQILAAB कर दे patel.com, या पटेल की स्पेलिंग में चेंज कर दे, यानी कोई माइनर सा ऐसा चेंज करेगा कि आप नाम से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि क्या है। सपोज किया किसी ने, जैसा भी है मैं आपको भी दिखाता हूं, 1 मिनट। जैसे ये देखिए, ये मैंने एमसीबी की वेबसाइट को अपने पास सेव किया हुआ, ये मेरे कंप्यूटर में सेव है, ठीक है ना। आप ये देखो कि इसका एड्रेस क्या आ रहा है, इसका एड्रेस आ रहा है डेस्कटॉप, यानी ये मेरे कंप्यूटर में सेव्ड है। लेकिन इसका लुक आप देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ओरिजिनल पेज है। अगर मैं आपको अभी एमसीबी का ओरिजिनल पेज दिखाऊं, तो ये ऐसा है, mcb.com.tk। अब आप एमसीबी के पेज को देखें और इस पेज को देखें, जो कि फेक पेज है, ये ओरिजिनल पेज है। इसमें आपको कोई मे भी माइनर सा कोई डिफरेंस आपको, आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि माइनर सा कोई डिफरेंस आपको मिले तो मिले, अदरवाइज आपको इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट ये पेज कहां पर है, ये पेज है ओरिजिनल पेज, जिसके ऊपर देखो पैडलॉक बना हुआ है और HTTPS लिखा हुआ है। और ये पेज जो है फेक है, जो कहां पे रखा हुआ है, मेरे वेबसाइट पे। हो सकता है कोई ऐसे फेक पेज बनाकर अब किसी वेब सर्वर पर रख दे, और जब आप और उसका कोई ऐसा नाम रख दे जो कि बिल्कुल मिलता जुलता नाम हो। जिसका यहां पर मैंने इस पेज का नाम क्या रखा है, कि मैंने इस पेज का नाम एमसीबी नहीं रखा, मैंने इस पेज का नाम रखा है RNCB। अब RNCB को देखने पे ऐसा लगता है ये एमसीबी है, देखो ये RN है, ठीक है, लेकिन इसको हम देखने पर क्या लगता है कि ये क्या है, ओरिजिनल है। तो ये क्या है कि अब क्या होगा कि यूजर के पास जब ये पेज खुलेगा तो यूजर को लगेगा कि ओरिजिनल पेज है। अब जब ये ओरिजिनल पेज लगेगा तो यहां पर उसने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, कि आपको इंटरनेट बैंकिंग, सपोज किया इंटरनेट बैंकिंग, इस पे मैंने क्लिक किया, तो क्या कर देगा, वो पूछेगा भाई आईडी और पासवर्ड एंटर करो। जब ये आईडी और पासवर्ड एंटर करेगा
तो ये आईडी एंड पासवर्ड किसके पास चले जाएगा, हैकर के पास चले जाएगा। यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है आप आईडी लिखो और ये पासवर्ड लिखो। अच्छा आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर इसने पासवर्ड लिखने के लिए, आपको पासवर्ड लिखने के लिए क्या कर रहा है ये, आपको पासवर्ड लिखवा रहा है ये, और इसने क्या किया है, आईडी और ये पासवर्ड, और पासवर्ड लिखवाने के लिए क्या कर रहा है ये, वर्चुअल कीबोर्ड आपको दिखा रहा है। वर्चुअल कीबोर्ड क्यों दिखा रहा है बेटा? सर ताकि की प्रेस ना मॉनिटर हो सके, की प्रेसेस मॉनिटर ना हो सके। और की प्रेसेस मॉनिटर कौन कर रहा होता है, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर की प्रेसेस को मॉनिटर कर रहा होता सर है। यस बेटा। सर डीएनएस जो है वो ट्रांसलेट करता है या फिर अपनी जो फोन उसकी जो डायरेक्टरी होती है आईपी एड्रेस की है, उसके पास एक डायरेक्टरी मेंटेन करता है जिसके अंदर उसने आईपी एड्रेस लिखे हुए होते हैं। ठीक है, उसने वो उठा दे रहा होता है उसको, जो हमारा वेब ब्राउज़र जो होता है जिसका आईपी एड्रेस सही होती है वहाँ सॉरी सॉरी सर हाँ बोले। सर ये बोल रहा हूँ कि जो डीएनएस है, अब फॉर एग्जांपल द वेब ब्राउज़र इज रिक्वेस्टिंग द आईपी एड्रेस फॉर दिस रिक्वेस्टेड फॉर दिस रिक्वायर्ड वेबसाइट फ्रॉम द डीएनएस। बेटा एक तो स्लोली बोलो और दूसरा लाउडली बोलो। जी सर। एक स्लोली दूसरा लाउडली, ताकि मैं समझ सकूं कि क्या बोलना चाह रहे हो। यस सुभाष। सर आई वाज सेइंग इज कि जो डीएनएस जो हमारा वेब ब्राउज़र होता है, फॉर एग्जांपल इट इज ट्राइंग टू एक्सेस अ रिक्वायर्ड वेबसाइट, सो इट डज नॉट हैव इट्स आईपी एड्रेस, सो इट्स ट्राइंग टू नाउ देन कांटेक्ट द डीएनएस दैट इट नीड्स दैट आईपी एड्रेस। सो डीएनएस उसके लॉग से देता है या फिर उस रिक्वायर्ड वेबसाइट के डोमेन नेम जो उसको भेजा गया है, वेब ब्राउज़र ने भेजा है, उसको ट्रांसलेट करके उसको उसकी आईपी एड्रेस दे रहा होता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस के ट्रांसलेट करके? अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये लिखा हुआ inqilabpatel.com तो इस पे कोई फार्मूला लगाएंगे तो आईपी एड्रेस बन जाएगा, नो, दिस इज नॉट द सीन ना। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो आईपी एड्रेस है ये क्या करता है, डेटाबेस मेंटेन करता है, उसमें एक कॉलम के अंदर आईपी एड्रेस लिखता है, दूसरे कॉलम में उसका एसोसिएटेड डोमेन नेम लिखता है। ठीक ना। अब आपको ये क्या करेगा, जाएगा सर्च करेगा, जैसे आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट है, इस कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो है आपका नाम लिखा हुआ है, आपके फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स का, और क्या लिखा हुआ है, उनका टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। तो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है वो नाम को टेलीफोन नंबर में ट्रांसलेट नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, नाम से एसोसिएटेड टेलीफोन नंबर जो आपने एंटर किया हुआ है उसको आपको सेंड कर रही है, या उसको डायल टेलीफोन डायलर को दे रही है। जस्ट लाइक दिस ये भी क्या कर रहा है कि इस तरह काम कर। ठीक है बेटा। अब क्या होता है कि इसके अंदर फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि फार्मिंग के अंदर हैकर, फार्मिंग के अंदर हैकर क्या करता है कि इस डीएनएस सर्वर को हैक कर लेता है। ठीक है, इसको हैक करने के बाद वो क्या करेगा, इसकी जो डेटाबेस है उस डेटाबेस को अल्टर करेगा, और सपोज कि उसने बहुत सारी बैंक की वेबसाइट बनाई हुई है फेक। अब क्या करेगा, ओरिजिनल बैंक की आईपी एड्रेसेस के सामने जो क्या करेगा, जो ओरिजिनल वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ था उसको वहां से इरेज करेगा, फेक वेबसाइट का एड्रेस टाइप कर वहां पे एंटर कर देगा। अब यूजर टाइप करेगा ओरिजिनल वेबसाइट का नाम, लेकिन डीएनएस वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा किसकी तरफ, फेक वेबसाइट की तरफ। तो इसको हम कहते हैं फार्मिंग। फार्मिंग में क्या होता है कि a code installed in users कंप्यूटर, समटाइम आपके कंप्यूटर में कोड इंस्टॉल होता है और वो क्या कर रहा होता है, आप लिखते हो सही वेबसाइट का नाम, लेकिन वो आपको क्या करता है, रीडायरेक्ट टू फेक वेबसाइट कर देता है। या समटाइम ये आपके डीएनएस सर्वर के अंदर आपको हैकर हैक कर लेता है, और आप लिखते हो सही वेबसाइट का नाम, लेकिन वो क्या करता है, उसको आईपी एड्रेस जो आपको सेंड कर रहा होता है वो फेक वेबसाइट का होता है, और फिर आप फेक वेबसाइट पर चले जाते हो। आपने तो लिखा था सही नाम, अब एक फेक वेबसाइट आपके सामने खुली, आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता है कि ये वेबसाइट फेक है, यू हैव रिटन अ करेक्ट नेम। तो फिर वहां पर आप क्या करते हो, अपना आईडी एंड पासवर्ड या अपना सेंसिटिव डेटा एंटर करते हो। जब वो सेंसिटिव डेटा एंटर करते हो तो वो किसके पास चले जाता है, आपके हैकर के पास चले जाता है। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आपसे कहा जाता है कि व्हेन यू एंटर योर आईडी एंड पासवर्ड, तो पहले आप एड्रेस बार में जाकर एड्रेस चेक कर लो कि दिस इज फेक वेबसाइट और ओरिजिनल वेबसाइट, इज देयर अ पैडलॉक और नॉट, इज देयर अ HTTPS इज गिवन और नॉट।
अगर HTTPS नहीं होगा तो उसका मतलब है कि ये फेक वेबसाइट हो सकती है, तो उसके अंदर सेंसिटिव डेटा एंटर नहीं करना चाहिए, दो यू हैव रिटर्न द डोमेन नेम करेक्टली। ठीक है बेटा। तो जब फार्मिंग को हम डिस्क्राइब करते हैं तो फार्मिंग को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं? फार्मिंग इज डन यूजिंग, हाँ बेटा, यूजिंग कोड इंस्टॉल्ड इन यूजर्स कंप्यूटर। जिस तरह वायरस आते हैं ऐसे ही स्पाईवेयर आता है, ये कोड भी आपके कंप्यूटर में आ सकता है। और इन DNS सर्वर it redirects user to fake website। This fake website asks user to enter sensitive data। अब देखो यहां पे सिमिलरिटी और डिफरेंसेस भी देख लो आप। फिशिंग क्या है? लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल के थ्रू हो रही है। फार्मिंग के अंदर कोड इंस्टॉल हो रहा है यूजर कंप्यूटर या हार्डवेयर के उसके अंदर, DNS सर्वर के अंदर। अच्छा, फिशिंग के अंदर क्या होता है? एक ईमेल, एक लिंक, ईमेल के अंदर लिंक होता है जिसमें यूजर को बोलते हैं कि उस लिंक पे क्लिक करें। फार्मिंग में ये खुद ही रिडायरेक्ट कर देता है फेक वेबसाइट की तरफ। अच्छा, अब सिमिलरिटी क्या हुई कि बोथ ऑफ देम आर यूज टू स्टील योर सेंसिटिव डेटा। बोथ ऑफ देम आस्क टू एंटर द सेंसिटिव डेटा। ठीक है बेटा। नाउ देन अब देखें वही क्वेश्चन आ गया, ये हर एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलता है। हाँ, ये कितने मार्क का क्वेश्चन आपके पास है? ये है आपके पास 8 मार्क का क्वेश्चन। हाँ, कितना ज्यादा इसका वेटेज है, 8 मार्क का क्वेश्चन है। तो अब 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आपको वही सारी चीजें लिखनी है। आपको लिखना है कि इसके अंदर क्या बात कर रहा है। पहले तो आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है, फिर आपको आंसर के अंदर इसको जो सिनेरियो को डिस्क्राइब करना है ना। जैसे ये क्या कह रहा है कि जमेलिया हैज अ ग्रीन हाउस, तो अब आप आंसर लिखेंगे तो उसमें ग्रीन हाउस को जरूर डिस्कस करना, ग्रीन हाउस को जरूर मेंशन करना। अच्छा, that she uses to grow fruits and vegetables. She needs to make sure that the temperature in the greenhouse stays between 25 degrees Celsius and 30 degrees Celsius inclusive। तो अब यहाँ पर आपको ये जरूर मेंशन करना है टेम्परेचर के बारे में। आ सिस्टम दैट हैज टेम्परेचर सेंसर। अच्छा, इन्होंने सेंसर का नाम दे दिया है। जब सेंसर का नाम दे दिया है तो अब अगर आप सेंसर का नाम लिखकर ये समझोगे कि 1 मार्क मैंने सिक्योर कर लिया है, तो वो नहीं है। अब आपको 8 मार्क के लिए दूसरे पॉइंट लिखने होंगे, सेंसर का नाम लिखने से आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा। सेंसर एंड अ माइक्रो प्रोसेसर इज यूज टू मेंटेन द टेम्परेचर इन द ग्रीन हाउस। ओपन अ विंडो एंड टर्न a heater off if it gets too hot। close a window and turn a heater on if it gets too cold। describe the system। ठीक है ना। अब आपको इसके अंदर सबसे पहले आप ये कहोगे कि टेम्परेचर सेंसर इज यूज टू मॉनिटर टेम्परेचर इन ग्रीन हाउस। ठीक है ना। तो ग्रीन हाउस को यहाँ पे बिल्कुल एक जनरलाइज आंसर नहीं लिखना है, ग्रीन हाउस से रिलेटेड आपको आंसर लिखना है। द सिग्नल्स आर एनालॉग कन्वर्टेड इनटू डिजिटल विद द हेल्प ऑफ DAC। ठीक है ना। तो क्या शुड आई राइट या आप लोग लिख लोगे? आप पॉइंट्स देख लो बेटा, पॉइंट्स आप नोट, पॉइंट्स आप देख लो। सबसे पहले तो आप ये मेंशन करोगे कि ग्रीन टेम्परेचर सेंसर इज यूज टू मॉनिटर टेम्परेचर इन ग्रीन हाउस। ठीक है। एंड these temperature are in analog converted into digital with the help of ADC। These signals are sent to microprocessor। Microprocessor compare this temperature with preset value। If the temperature is lesser than 25 degrees Celsius, so it will send signals to uh, to क्या कहेंगे हम, टू ओपन अ विंडो, टू क्लोज अ विंडो एंड टर्न ऑन अ हीटर। ठीक है ना। इफ द टेम्परेचर इज अबव 30 डिग्री सेल्सियस देन इट विल सेंड सिग्नल्स टू ओपन अ विंडो एंड टर्न ऑफ द हीटर। ठीक है। द सिग्नल विच आर जनरेटेड आर इन डिजिटल फॉर्म।
These are converted into analog with the help of DAC. Then these signals are sent to actuator. Actuator will switch on or off heater accordingly and open or close the window. ठीक है बेटा, ये आपको इसके लिखना है ये। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आया जिसके अंदर आपको लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। इसका वेटेज कितना है, 6 मार्क्स है और 6 + 4 8 मार्क का क्वेश्चन, 10 मार्क का क्वेश्चन आया है। अब 6 + 4 10 मार्क का क्वेश्चन आया है, इसको सॉल्व करने का मेथड वही है कि आप सबसे पहले इनर ब्रैकेट को ओपन करोगे, ए एंड बी। अच्छा भाई, इसको पढ़ लो, ये क्या कह रहा है, डू नॉट अटेम्प्ट टू सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप। तो 6 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 गेट होंगे, 1 2 3 4 5 6 गेट्स हैं। ठीक है भाई। अच्छा, ऑल लॉजिक गेट मस्ट हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इनपुट। 2 से ज्यादा आप इनपुट नहीं दे सकते हो। ए लेवल के अंदर आप 2 से ज्यादा इनपुट दे सकते हो, जैसा ये एंड है, तो ए लेवल अगर होता तो आप 3 इनपुट 4 इनपुट दे देते। ओ लेवल के अंदर आप नहीं दे सकते। अच्छा भाई, अब क्या बात कर रहा है ये कि ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में आपने एंड लगा दिया। फिर कह रहा है ये वाला ब्रैकेट ओपन करे, सी एंड नॉट बी, तो बी के ऊपर आपने नॉट लगाया और उसको सी के साथ एंड कर दिया। ठीक है, और फिर ये वाले ब्रैकेट को ओपन किया तो इन दोनों के बीच में और आ गया। फिर नॉट सी कह रहा है तो सी के ऊपर नॉट लगा दिया आपने। फिर क्या कह रहा है अभी आपको, इनके बीच में क्या लगाना है आपको, जोर, तो आपने जोर लगा दिया। ये हो गया आपका। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद आपके पास ये है, इसके अंदर आपको फिल करके इसमें देखना है कहाँ पे एरर है।